इस वाली केस में तुम्हें एक इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है और साथ में जो Fe2 पॉजिटिव के रिएक्शन है किसके साथ, KMnO4 के साथ, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए। अगर तुम नहीं लिख सकते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले करना क्या है वो समझ लो बेटा। यहां पे तुम्हें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव विल बी फॉर्म। एक बार ही तुमने ये निकाल ली तो दूसरी बार तुम्हें ये करना है कि Fe2 पॉजिटिव प्लस KMnO4 और यहां से तुम्हें आंसर तक पहुंचना है। यहां से तुम्हें आंसर तक पहुंचना है कि इसके साथ कितनी वाई की जरूरत है। लेकिन तुम्हें पहले ये मालूम होना चाहिए कि Fe2 पॉजिटिव कितनी है और वो तभी सॉल्व हो सकता है जब तुमने इसको बैलेंस करा। बैलेंस करने का तरीका देख लो। यहाँ से यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ से यहाँ तक एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे कितना है, ये -2 से 0 है। टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 4। तो हमने क्या करना है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे Fe2 से Fe3 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 1, ये +7 से +2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 5। तो क्या करा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 1 से मल्टीप्लाई करा। यानी अगर हमने 5 मोल्स ले रखे हैं, 5 मोल्स Fe के लिए हमें 1 मोल KMnO4 चाहिए। तो अगर अपने पास 0.8 मोल्स हो तो निकालना है। मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है? देखो यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आती है, तुम्हें लगता है हर एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा या तुम्हें आइडिया होना चाहिए। भाई कुछ आइडिया नहीं होना चाहिए। तुमने क्या करा, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए और जो डिफरेंसेस है उससे मल्टीप्लाई कर दे। इसमें 5 का, जैसे इसमें 5 का डिफरेंस था तो इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 1 का डिफरेंस था इसमें मल्टीप्लाई कर दी। इतना काम करना है। तो यहाँ पे 0.16 मोल्स आ गए और हमने उसको, अगर उसने पूछा है कि आप वेट बताएं तो हम वेट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर वेट निकालना हो तो वेट से मल्टीप्लाई कर ले, मोल करना हो तो मोल से निकाल ले। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। AMU दिया है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, एक रूल है। रूल क्या है, इन ग्राम ऑल वेट्स आर पॉसिबल, ऑल वेट्स आर पॉसिबल। लेकिन इन AMU only whole number integral weights are possible. Only whole number integral weights are possible. तो इसका तुम्हें ध्यान रखना था। अब यहाँ पे देखो, जो अमोनिया है, अमोनिया की वेट है 17। तो 17 इंटू 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। 17 के टेबल में 4.25 अगर आता है तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हें ऐसा लग जाए कि 17 के टेबल में 4.25 तो कल ही देखा था तो पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर छोड़ दो, नमस्ते कर लो। तो यहाँ पे अब ये सवाल कुछ ऐसे ही है कि 1.5 लोगों की आंखें कितनी होंगी, है ना। अब तुम काउंट कर लो, हर चीज़ मैथमेटिकली सही नहीं होती। 1.5 लोग अगर होते तो उनकी आंखें में काउंट कर ले। तो ये माँ से एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये माँ से एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आगे की कहानियों को कोई मतलब ही नहीं। अगर मान लो इसने 17 की जगह 34 AMU लिखा होता तब कुछ आंसर होता क्या? उस वाली केस में देखो यहाँ पे क्या होता भाई, 34/17 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, 4। अब क्या ध्यान रखना है इसमें, ये ध्यान रखो कि ये टोटल आंसर आ गया 8। कई लोग क्या होता, बड़े श्रद्धालु लोग होते हैं, उन्हें लगता है 8 थोड़ा अच्छा लग रहा, इसके आगे NA लिख देते हैं, वो गाड्रो नंबर लिख देते हैं। हाँ, अब थोड़ा आंखों को अच्छा लग रहा, ऐसा नहीं करना है, आंखें खराब हो जानी है। यहाँ पे बेटा 8NA गलत आंसर है, 8 आंसर सही है। अगर AMU लिखा है वहां पे NA से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये रूल है, ठीक है। अगर AMU लिखा है तो वहां पे जो अवोगाड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है वो भी समझ लो, आसान सी चीज़ है। इसमें जो स्टेप्स है, स्टेप्स कैसे करने हैं वो देखो। तुमने सबसे पहला काम क्या करा, तुमने सबसे पहला काम करा वेट निकाल ली। किसकी वेट निकाल ली, वेट ऑफ CCl4। कैसे निकाला भाई,
वॉल्यूम दे रखी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.59, तो टोटल 1.59 ग्राम होगी। फिर तुमने इसके मोल्स निकाल लिए। कैसे निकाले? 1.59 बाई 153.8, ये आ गए मोल्स। अब इसने पूछा है कितने क्लोरीन एटम्स हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आंसर है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है, हर एक एलिमेंट के हिसाब से है, उसका जो भी वेट दे रखा है एटॉमिक वेट से डिवाइड करा। अगर वो होल नंबर मल्टीपल है, होल नंबर आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज रुक जाते हैं। तो देखो बेटा, इस वाली केस में क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भाई ने क्या लिखा है कि 1 मोल ये ले रखा है और दूसरा क्या कर रखा है, ये भी इतना ही है, यानी कि दोनों के दोनों 0.1 मिलीमोल्स है, 0.1 मिलीमोल्स। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखे है तो 0.1 ही लिखा, क्योंकि लीटर के अंदर दे रखी है। ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, लेकिन यहाँ पे इसे 2 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली NaOH इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, NaOH इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होगा कि ये कितना बना, आधा ही बना, आधा ही कन्वर्ट हुआ, 0.05 ही कन्वर्ट हुआ। और अब इसकी जो मोल्स है किसमें, Na2SO4 कितनी बनी भाई अपने पास, 0.05, ये तो मोल्स है। और वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, तो 0.05/2 करा, 0.025 आंसर आ गई। इस वाली केस में तुम्हें थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि इसके 2 तरीके हैं, एक तो लॉन्ग कट से तरीका है, दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला का तरीका है। तो इसे इंपेरिकल फॉर्मूले वाले तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व करे जा सकते हैं। क्या करें बेटा, यहां पे ऐसे टेबल बना ली, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड पोटेशियम कार्बोनेट, ये है अपना 1 ग्राम। तो इसको हीट करा तो 0.386 एनहाइड्रस K2CO3 मिलेगी, K2CO3। और ये कितनी है अपने पास, 0.836 बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दी। और वाटर कितनी है अपने पास, वाटर है अपने पास 1 माइनस 0.836, तो ये अप्रॉक्स कितनी आ गई, ये अप्रॉक्स आ गई 0.17, समझ लो 0.17 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो एक बारी इनकी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, K2CO3 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी, K2CO3 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी, 39 इंटू 2 प्लस CO3 की कितनी होगी, 12 प्लस 48, आ सकती है। देखो एक बारी, तो हमने क्या कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू, इसमें जो वैल्यू छोटी है उससे डिवाइड करना, लिस्ट रेशियो निकालनी है, वो वैल्यू 1.5 के अप्रॉक्स आ जानी है, और इतने आसानी से सॉल्व हो जाना। ये इसका शॉर्टकट सा तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पे हम पूरी डिटेल्स में जाते, उसमें कैलकुलेशन कई बार करनी है और उस केस के अंदर गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तुम्हें जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का फॉर्मेट मिले जहाँ पे हमने एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस बनाया, आंख बंद करके तुम्हें एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमें उस वाले फॉर्मेट में जाना है जहाँ पे कम से कम कैलकुलेशन करनी हो। तुम आज ऐसा करना कि एनहाइड्रस और हाइड्रस वाले जितने हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस है, जितने भी प्रॉब्लम तुम्हें मिल जाए सिलेबस में, उन सबको एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व करके देखना। इट विल कंज्यूम लेसर टाइम एंड इट विल गिव द मोर एक्यूरेट आंसर रेदर देन द प्रॉपर कैलकुलेशन। ये एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कहानी है ना, वो कहानी कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये x है और ये y है और यहाँ पे अपने A B C है। पहले जो डाटा दे रखा है ना, उसे क्लासीफाई कर लेते हैं। अनक्लासीफाइड डाटा एक सरदर्द होता है। अब ये कह रहा भाई अपना कि अगर हमने फिक्स मास ऑफ ए ले ली, मान लो इसकी मास फिक्स कर दी, 100 कर ली, लो 100 कर दी, तो ये जो भाई है ये अपना 100 होगा, ये 300 होगा, ये 500 होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ना, यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है उसकी हमने टेबल बना दी। अब इस भाई ने क्या कहा कि अगर हम 32 पार्ट्स ले रहे है ना, 32 पार्ट्स x ले रहे, ये 84 पार्ट्स y से कंबाइन कर रहा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं b के साथ इसने क्या लिखा है, b के साथ इसने 3 लिखा है, b के साथ इसने 3 लिखा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 84, सो x इज गोइंग टू बी 84/3। 84/3 करा तो कितनी आ गई ये हो गई 2 और ये हो गई 6, 8, तो ये आ गई 28। अगर उसने नीचे के लिए कहा होता, अगर उसने यही बात c के साथ करी होती, अगर उसने यही बात c के साथ करी होती तो हमने लिखा होता 5x इज इक्वल टू 84। अगर उसने यही बात a के लिए करी होती तो हमने लिखा होता x इज इक्वल टू 84। तुम्हें बात समझ आ गई? अपना कंसर्न सिर्फ और सिर्फ b के साथ है, इसलिए अभी इस वाले को प्रायोरिटी देनी है, अभी इस वाली पार्ट को प्रायोरिटी देनी है। बाकी एक तरीका ये भी हो सकता था, एक तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन जो डाटा है वो इसे सपोर्ट नहीं करता, डाटा इसे सपोर्ट करते हैं। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? इतनी बात समझ आ गई? यहां पे जो लिखा है उसको डिकोड करा ऐसे। अब चीजें कितनी आसान है वो देख लो। ये आ गई 28, ठीक है ना। अब इसने पूछे कि अगर 16 पार्ट x लिया होता तो c के साथ ये कितना कंबाइन करता, तो c के साथ ये कैसे कंबाइन करेगा? 28 इंटू 5 कितने हो गए? 28 इंटू 5 कितनी होगी? ये 140 के अप्रॉक्स हो गई। ये कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? अब यहां पे देखो, ये मास, ये जो रेशियो है वो 32 के ऊपर है, ये रेशियो कितने के ऊपर है? 16 के ऊपर। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, बस इतना ही काम करना है। यहाँ पे ये 32 पार्ट्स के ऊपर कैलकुलेशन दिखा रखी है, मगर यहाँ पे हमें 16 पार्ट्स में लेना है, यानी दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर है। ये आ गई 170, 170 को तुम 140 को तुमने 2 से डिवाइड करा, 70 आ गई, 70 ऑफ C, 70 ऑफ Y। एक बारी फिर से देखो बेटा इसमें क्या हुआ। पहले हम लोगों ने उस डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई कर लिया। आगे उसने कहा कि अगर हमने 32 पार्ट्स B ले रखी है ना, तो B के साथ जो कोएफिशिएंट था वो 3 का था, तो हमने लिखा 3x इज इक्वल टू 84, सो x इज गोइंग टू बी 28। अब वो ये कह रहा कि C के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 5x है, तो 5x इज गोइंग टू बी 140 पार्ट ऑफ y शुड बी देयर। तो तुम्हें ये समझाया कि अगर हमने 32 के ऊपर बात करी होती तो 140 आंसर था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अगली लाइन में पैतरा बदल दिया, अगली लाइन में उसने अपनी स्टैंड चेंज कर दी, कह रहा वो तो पहले 32 बोला था भाई, अभी तो 16 बोला है, ठीक है। 32 से 16 2 से डिवाइड करा, ये भी 2 से डिवाइड कर दी। देखो एक्चुअली ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। इसमें क्या है, हमने पहले इनका 1:3:5 का रेशियो इस तरीके से लिखा, फिर ये b के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों ने लिखा 3x इज इक्वल टू 84, क्योंकि 84 यहाँ दे रखा है, यहाँ से निकाले x, वो आ गई 28। अब आगे वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 5x के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने बताया है कि x की वैल्यू हमने अभी निकाली 28, तो ये वैल्यू आ गई 140, तो 140 ऑफ y होनी चाहिए, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्होंने 32 ग्राम के ऊपर ये सारी बातें करी और यहाँ पे एकदम से चेंज कर दिया 16, तो 32 से अगर तुमने 16 करी तो इसको भी 2 से डिवाइड करा, 70 आंसर है। ये थोड़ा फैक्चुअल सा सवाल था, ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का सवाल है, फैक्चुअल टाइप का सवाल है। फैक्ट क्या है, एनसीईआरटी में ये वैल्यू दे रखी है 1.1 और एनसीईआरटी में ये वैल्यू दे रखी है 1.26। क्या लिखा कि डेंसिटी ऑफ D2O इज मोर देन CS2। भाई 1.1 कैन नॉट बी हायर देन 1.26, तो ये बात गलत है। ये दोनों डाटा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि 280 केल्विन 39.5 ml ऑफ वाटर एंड 39.5 ml ऑफ CO2। भाई ये तो लिक्विड है ना, ये तो लिक्विड है और ये गैस है, दोनों के ऊपर फॉर्मूला एक है ही नहीं,
तो नंबर ऑफ मोल्स भी एक नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लिक्विड है, यहाँ पे V इंटू डी डिवाइडेड बाई 18 करनी है, जबकि यहाँ पे इस वाली जगह पे 22400 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। दोनों में अलग अलग वैल्यू आनी है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर ये वैल्यू तुमने नोटिस नहीं करी तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, उसका आंसर बहुत सिंपल है। जो CS2 है ये भी लिक्विड है, कार्बन डाइसल्फाइड। बायो के बच्चे इसे पढ़ते हैं, CS2। इसे हम प्रिजर्व कर, एनिमल को प्रिजर्व करते हैं इसके अंदर में, ये एक लिक्विड है। और D2O भी लिक्विड है। पानी के कॉम्परेटिवली ये डेंस है, पानी के कॉम्परेटिवली ये डेंस है, और D2O के कॉम्परेटिवली भी डेंस है। तो अगर ये हो सकता है कि तुम्हें इनके वैल्यूज़ का पता ना हो, मगर ये कॉमन से सेंस है कि CS2 इज गोइंग टू बी मोर डेंस देन द वाटर, एनी फॉर्म ऑफ द वाटर, क्योंकि हम उसके अंदर एनिमल को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो अगर हम एनिमल को प्रिजर्व कर रहे हैं या जो फैट है उसको डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वो तभी डिजॉल्व हो सकते हैं जब उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही बातें गलत है। थर्ड राइट आंसर है। इस वाली केस को भी सॉल्व करना 2 मिनट से भी कम का काम है। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें ये समझ तो आ जाए कि सॉल्व करते कैसे। बहुत आसान है, सिंपल सी मोल एप्लीकेशन का पार्ट है। तुम्हें प्रॉब्लम को 2-3 बारी पढ़नी होगी, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली इसे सॉल्व कैसे करते हैं। चीज़ें बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली हमें करना क्या है। ये जो कंपाउंड है इसमें लिख सकते हैं 2 इंटू M प्लस सल्फेट की कितनी हो गई 96 इंटू 3, और हमें इसी M को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द M। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इन्होंने सैंपल ऑफ सल्फेट दे रखा है, BaCl2 के साथ रिएक्ट करा, दिस ग्राम ऑफ BaSO4 हैज बीन फॉर्म। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि M2SO4 होल 3 प्लस BaCl2, दिस इज गोइंग टू जनरेट BaSO4। अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जितनी सल्फेट जनरेट हुई, ये जो मोल्स है, अगर ये x है तो ये 3x होने चाहिए, और इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर ये x है तो ये x/3 होने चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इतना ग्राम सैंपल दे रखा है और इतने ग्राम BaSO4 है। तो हमने क्या करा, BaSO4 की मोल्स निकाल ली, मोल्स ऑफ BaSO4। देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ऐसा हो रखा है कि एक सल्फेट है और एक BaCl2 है, जिसने बेसिकली बनाया क्या, मेटल क्लोराइड बना दी और सल्फेट BaSO4 बना दी। अपना सारा कंसेंट सल्फेट के ऊपर है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे 3 सल्फेट है और यहाँ पे एक ही सल्फेट है। तो अगर ये x मोल है तो इट शुड बी 3x, अगर हमने इसको x मोल ले रखा है तो ये x/3। दोनों ही बातें एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रही है, दोनों बातें एक चीज़ को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से हमने निकाली कि कितना मोल है BaSO4 का, कितना मोल है, जितना भी मोल है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा मोल्स इसके हैं। और उस 3 टाइम्स मोल्स की वैल्यू अगर 0.596 है तो x मोल मतलब 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई। इसे ऐसे समझ लो कि अगर मान लो एक मिनट को कि 0.001 मोल ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 0.596, तो 1 मोल की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 मोल की वैल्यू से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इतना ही काम करना है। एक बारी फिर से देखो, हमने यहाँ से BaSO4 की वैल्यू निकाली, जितनी मोल्स आ गई उससे 3 टाइम्स ज़्यादा मोल्स ये है, और इस 3 टाइम्स मोल्स की वैल्यू है 0.596। तो 1 मोल की जो भी वैल्यू आ गई, कोई तो वैल्यू आ गई, उसमें से 96 इंटू 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो वैल्यू आ गई इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जानी है ऑप्शन नंबर 1।